हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। होप सो आप सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, सकुशल होंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी से सब बचे हुए हो और बच के रहिए, ज़रूरी है क्योंकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतनी गर्मी है, तापमान बहुत ज़्यादा अप है, तो प्लीज़ सेफ रखिए खुद को भी, फैमिली को भी। इसके थ्रू एक मैसेज और भी देना चाहूँगी, हो सके तो पंछियों के लिए पानी रखिए बाहर, क्योंकि गर्मी की वजह से उनको भी पानी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, तो उनका भी ख्याल रखिए। जो नेचर में एक बोलते हैं ना, चहकती आवाज़ में हमें बहुत अच्छा लगता है, उनकी आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है मॉर्निंग में जब उठते हैं तो उनका भी खास ख्याल रखिए, आपका भी रखिए और उनके लिए भी सोचिए क्योंकि वो खुद से अब कैपेबल नहीं है करने में, तो आप उनकी हेल्प कीजिए इसके लिए। बिल्कुल मैम। और जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमेशा हम वीज़ा से रिलेटेड चीज़ें देते हैं, कॉन्टैक्ट लेटर से रिलेटेड चीज़ें देते हैं, परमिट आ गया, वीज़ा आ गया, सबमिशन हो गए, तो बिल्कुल आज सबमिशन से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम सानू को भी बोला जाता है, मुझे भी, सोनू सर को भी, कि कुछ सबमिशन में क्या डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं, कैसे सबमिशन होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्या सिस्टम होता है, कुरियर फॉर्म क्या होता है, तो सब हम आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्योंकि रिसेंटली हमारे सबमिशन ही चल रहे हैं, तो मैं उनके रिगार्डिंग ही आप सबको बताना चाहूँगी और अभी मैं एक-एक करके आपके साथ शेयर करूँगी कि सबमिशन में सबसे मेन डॉक्यूमेंट होते कैसे हैं, होता क्या है सबमिशन, किस पर्पज़ से होता है। जब भी हम कोई वर्क का जैसे वीज़ा अपना अप्लाई करते हैं कहीं पे भी, एक वर्क परमिट आता है या टूरिस्ट का होता है या कोई भी वीज़ा रिलेटेड अपना काम होता है, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं कंपनी के थ्रू, तो उसके बाद सबमिशन होता है एम्बेसी के अंदर और जो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, जैसे क्रोशिया के लिए 6 सेंटर होते हैं, तो ऐसे ही सबके अलग-अलग अपॉइंटमेंट स्लॉट्स होते हैं जहाँ जाके कुछ होता है ऑनलाइन सबमिशन हो जाता है, कहीं पे हमें ऑफलाइन सबमिशन करवाना पड़ता है, तो उसी से रिलेटेड हम आपको सारी जानकारी देंगे वन बाय वन। अनु हेल्प करेंगे मेरी साथ के साथ। बिल्कुल मैम। और जैसे काफ़ी जगह पे वीएफएस सेंटर के अंदर होता है सबमिशन, वैसे ही एम्बेसी में भी होता है, तो हर टाइप में सबमिशंस होते हैं। बट आज बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। अब हम आज जो मेन हमारा रहेगा क्रोशिया के ऊपर फोकस रहेगा कि सबमिशन में वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में हमारा क्या-क्या चाहिए होता है, सबसे स्टार्टिंग कैसे होती है और उसको एंड अप कैसे करते हैं। एक अपॉइंटमेंट से लेके सबमिशन स्लिप कैसे लेते हैं, वो कंप्लीट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे आज। जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर 13 डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबमिशन के अंदर और वन बाय वन हम आपको दिखाएँगे कि ये 13 क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं नेसेसरी, जिसके बाद आप सक्सेसफुली वीज़ा अचीव करते हो अपना, इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने के बाद एम्बेसी में। बिल्कुल मैम। और अभी जो सबसे पहले आपका आएगा, ये होता है आपका अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन। सबसे पहले हमें अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है। वर्क परमिट जैसे ही आता है उसके बाद हमारा पहला स्टेप होता है अपॉइंटमेंट बुक करवाने का। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ही हमारी बाकी की सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है और सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी पे काम होता है वो आपका अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। वो आपको जहाँ पे भी मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली मिल रहा है, बैंगलोर मिल रहा है, कोलकाता मिल रहा है या मुंबई मिल रहा है, जैसे अभी हमारे 14 क्लाइंट्स के सबमिशन चल रहे हैं, तो कुछ के दिल्ली में सबमिशन हुए हैं और वो आज सक्सेसफुली अपने मुंबई में भी हो चुके हैं। एक सबमिशन कोलकाता में भी हुआ है मैम। बिल्कुल, कोलकाता में भी एक सबमिशन हुआ है, एक 31st को भी होना है। बिल्कुल। तो अभी रेडी थे सब डॉक्यूमेंट्स, तो हमने सोचा साथ के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएं ताकि आपको भी नॉलेज हो सबमिशन कैसे होता है, किस तरीके से होता है। और इवन जिन क्लाइंट की अभी इंक्वायरी थी कि डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या चाहिए होता है, तो उसको भी सेटिस्फाई कर पाएँ। तो जिसको भी क्रोशिया की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो वो हमसे बुक करवा सकते हैं। क्रोशिया की अपॉइंटमेंट्स अपने पास 24 आवर्स अपॉइंटमेंट अवेलेबल होती है, तो हम आपको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। जब भी पोर्टल ओपन होते हैं हम स्टेटस भी डालते हैं कि अपॉइंटमेंट्स अभी अवेलेबल हैं, तो आप बुक करवा सकते हैं। और नेक्स्ट जब हम आएंगे अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन के बाद हमारा एक होता है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में एप्लीकेंट की सारी डिटेल्स वन बाय वन भरी जाती है। इसके अंदर मैम क्या-क्या आता है थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा? बिल्कुल, इसके अंदर आपका नेम होता है, उसको प्रॉपर्ली लिखना होता है। ब्लॉक लेटर्स में हम भरते हैं पूरे फॉर्म को। आपको आपका अराइवल, डिपार्चर हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट नंबर क्या है प्रॉपर्ली वो मेंशन करना है, आपका एड्रेस, आपके एम्प्लॉयर की डिटेल्स
और आपका कब सबमिशन है, आपको प्रॉपर सिग्नेचर, हर चीज़ इसके अंदर मेंशन की जाती है। तो ये आपका इस तरह का होता है एप्लीकेशन फॉर्म, जो अपॉइंटमेंट के बाद सेकंड डॉक्यूमेंट होता है आपका। और ये इतना नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, अगर आप एक छोटी सी भी मिस्टेक करते हो तो आपको पूरा फॉर्म दोबारा से भरना होता है। बिल्कुल, तो इसमें मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल आराम से इसको अच्छे से देख के, अगर कैपिटल लेटर लिखा हुआ तो उसको कैपिटल लेटर में मेंशन करना है और कंप्लीट इसको अच्छे से रीड करके उसके बाद ही आप स्टेप लीजिए। जल्दबाजी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म मत भरिए। इन केस आपको प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो वो भी हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं, तो आप हमसे भी ये काम करवा सकते हैं। और जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है आपका, वो आता है वर्क परमिट। आप देख सकते हो, ये वर्क परमिट आने के बाद ही सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है और ये हमें एम्प्लॉयर के थ्रू प्रोवाइड होता है वर्क परमिट आपका। और वर्क परमिट आपको सबको पता ही है कि उसमें क्या मेंशन होता है, उसमें आपका जॉब का स्टेटस, क्या आपका जॉब है, क्या आपका एड्रेस है, उसके बाद में आपका कितने, वो जो कंपनी का डिटेल होता है उसके अंदर सब। और सेकंड जो आपका, सॉरी, फोर्थ नंबर पे आपका जो आएगा, वो आएगा आपका अकोमोडेशन लेटर। ये आपका अकोमोडेशन लेटर होता है जो वर्क परमिट के साथ ही आता है। ये नेसेसरी नहीं होता है, मोस्ट ऑफ कंपनीज होती है जो अकोमोडेशन लेटर प्रोवाइड नहीं करते हैं, कुछ कंपनीज होते हैं जो अकोमोडेशन लेटर प्रोवाइड कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको अकोमोडेशन लेटर नहीं मिलता तो वो आपको प्रोवाइड नहीं होगा। अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड होता है, बट फिर भी अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आपको अकोमोडेशन लेटर लगाना चाहिए सबमिशन के अंदर। इवन अभी ये एक रूमर भी आया है मार्केट के अंदर कि अकोमोडेशन लेटर के बिना अगर आप सबमिशन करवाते हो आपका रिजेक्शन आ जाता है। ओनली अकोमोडेशन लेटर इस चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं है। बिल्कुल, तो बहुत जरूरी था बिल्कुल आपका, मैम। क्योंकि काफी बार मैं भी यूट्यूब वीडियो पे सुनते हैं या फिर जैसे क्लाइंट हमें फोन करते हैं कि मैम ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो हमारा फिफ्थ नंबर पे डॉक्यूमेंट आता है वो आपका आता है डमी टिकट। बिल्कुल मैम। इसको भी मैम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। डमी टिकट आपकी, जैसे अभी क्रोशिया का एक एस्टिमेटेड टाइम है कि 2 मंथ्स के आसपास आपका सबमिशन के बाद टाइम लग रहा है, तो उसका एक गैप दिया जाता है कि आपको इतने टाइम के बाद आपका नेक्स्ट जो डेट है जिस टाइम पे आप जाएंगे उस टाइम का एक टिकट अरेंज कीजिए। ओरिजिनल हम नहीं बुक कर सकते, वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसी वजह से ये एक डमी टिकट बनाया जाता है कि हमारा जो अराइवल टाइम है, डिपार्चर टाइम है, वो हम यहाँ मेंशन करके देंगे। और ये 1 पेज का ही होता है, जैसे अकोमोडेशन लेटर 1 पेज का होता है, जैसे परमिट 1 पेज का होता है, ऐसे ही 1 पेज का ये होता है। और आपका जो पहले मैंने बताया था एप्लीकेशन फॉर्म, वो लगभग आपका 3 पेजेस का होता है। 3 पेजेस का होता है। और अपॉइंटमेंट लेटर आपका वो 2 पेजेस का होता है। और उसके बाद आपका आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। इंश्योरेंस आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, ना कि हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस होता है, ये ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। बिल्कुल, मोस्ट ऑफ टाइम क्लाइंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबमिशन करवाते टाइम हम किस तरह का इंश्योरेंस करना है, सिलेक्ट करना है, कौन सा करना है, किस तरीके से करना है। तो आपके ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, इसमें किसी को भी कैसे भी प्रॉब्लम आ रही है कि कैसे बनता है डमी टिकट, कैसे बनता है, आपका इंश्योरेंस कैसे अप्लाई होता है, किस बेसिस पे होता है, वो सब हम प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको रेडी करवाने हैं अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन से रिलेटेड तो आप हमसे करवा सकते हैं। वैसे हम आपको बता भी रहे हैं कि किस तरीके से होता है, तो आप अपने बिहाफ से भी वो करवा सकते हैं या अपने सब एजेंट से भी वो करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये आपका इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस के बारे में भी मैम थोड़ा बताएंगे कि कितने पेजेस का कैसे निकलता है, क्या डिटेल डलती है इसके अंदर। बिल्कुल मैम। जो ट्रैवल इंश्योरेंस होता है उसके पेजेस डिसाइडेड नहीं होते हैं, कंपनी की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी कंपनीज में 2-3 पेजेस में भी आ जाता है, काफ़ी में 70 पेजेस भी आ जाते हैं। बिल्कुल, तो उसके अंदर मेन जो चीज़ होती है वो आपकी डिटेल्स होती है और टाइमिंग होती है। टाइमिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है। जैसे अभी क्रोशिया के अंदर 30 से लेके 35 डेज के लिए जो आप इंश्योरेंस बुक करते हो वो इनफ होता है, लेकिन बीच में वही गैप होना चाहिए आपका 2 मंथ्स का। वो इसीलिए दिया जाता है कि जब आप ट्रैवल करो तो उस टाइम पे ये आपका जो सर्टिफिकेट है ये आप यूज़ कर सको। और परमिट से पहले मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट जो कॉन्टैक्ट लेटर होता है वो भी ऐसे ही होता है। वो बिल्कुल नेसेसरी नहीं होता है कि वो नेसेसरी हो, कंपलसरी हो। वर्क परमिट नेसेसरी होता है, जो हमने आपको बता दिया। कुछ केसेस में आजकल कंपनियां सीधा वर्क परमिट आपको दे रहे हैं, बीच में आपको कॉन्टैक्ट लेटर प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं सोचना है कि मेरा कॉन्टैक्ट लेटर नहीं आया तो मैं सबमिशन करवाने जा रहा हूँ, क्या सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, तो वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपका नहीं है। और उसके बाद आपका 8 नंबर पे आता है कवर लेटर। कवर लेटर के बारे में भी मैम बताएंगे क्या नेसेसरी होता है, नहीं होता है।
टू बी ऑनेस्ट ये नेसेसरी नहीं होता है, ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना चाहें, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहें, जैसे कि आप अपनी समरी देते हो, सीवी देते हो, बिल्कुल। उस तरह से आप एक कवर लेटर तैयार कर सकते हो अपना, और इनको सबमिट करवा सकते हो वीएफएस के अंदर। उनको बहुत इजी रहता है फिर उसको चेक कवर लेटर के अंदर यही मेंशन होता है कि किस पर्पस से जा रहे हो आप किस जॉब पे जा रहे हो, आप एक अपने बारे में एक ब्रीफ में बता सकते हो कवर लेटर के अंदर। तो वो मैम ने जैसा कि कहा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके। हाँ जी। और उसके बाद आपका 9 नंबर पे आता है कुरियर फॉर्म। क्या कुरियर फॉर्म भी नेसेसरी होता है मैम? कुरियर फॉर्म नेसेसरी होता है। कुरियर फॉर्म या फिर कंसेंट फॉर्म जो अभी भरा जाने लगा है, पहले जो एम्बेसी के अंदर ही भरा जाता है। बिल्कुल, पहले सिर्फ कुरियर फॉर्म होता था, अब आपको ऑप्शन दिया गया है कंसेंट फॉर्म का भी। तो आपको एम्बेसी में जाके उसको फिल करना होता है, जहाँ पे आपके ऑफिसर्स होते हैं, वीएफएस ऑफिसर्स, वो आपको हेल्प भी करते हैं कि ये आपका कंसेंट फॉर्म है, इसको हमारे सामने भरिए। उसमें वो डिटेल्स डालते हैं। उसमें अगर मिस्टेक भी हो जाती है तो वो बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आपको वो वहाँ का वहाँ देना है और उसको वो कंप्यूटर में डालेंगे, वो ठीक कर देते हैं। यानी कि अगर आपसे इनकेस किसी भी वर्ड में मिस्टेक हो जाती है तो वो आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे रेडी होते हैं। बिल्कुल। और जो 10 नंबर पे आता है भी वो पीसीसी अपोस्टाइल, वो आपकी कॉपी लगती है वहाँ पे। पीसीसी सबको पता होगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है। पहले वो हमें अपॉइंटमेंट बुक करके हमें नॉर्मल मिलती है, उसके बाद वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से वो अपोस्टाइल होती है। तो ये आपका पीसीसी का रहेगा, जिसके बारे में हम हमेशा वीडियो में बोलते हैं कि ये एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट है। आप पहले ही रेडी करवा के रखिए, चाहे किसी भी एक कंट्री का रेडी करवा के रखिए, वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहता है। बिल्कुल मैम। और पीसीसी अगर अपोस्टाइल भी करवानी है तो भी वो हम बिल्कुल करके देते हैं आपको थर्ड पार्टी से। बिल्कुल मैम। और पीसीसी कभी भी ओरिजिनल सबमिट मत करवाइए। आपकी जो पीसीसी होती है उसकी जस्ट एक कॉपी सबमिट होती है एम्बेसी के अंदर, ओरिजिनल नहीं सबमिट होती है। बिल्कुल मैम। और जो 11 नंबर पे आता है आपका, वो आता है पासपोर्ट कॉपी। यानी कि आपके पासपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी कलर्ड होनी चाहिए, वो भी आपके साथ इसमें सबमिशन में लगता है आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। उसके अलावा आपके पासपोर्ट के ऊपर जो स्टैंपिंग होती है, किसी भी कंट्री में अगर आप ट्रैवल कर चुके हो तो उसके ऊपर जो जो स्टैंपिंग्स होती हैं, आपको उनकी भी कलर कॉपी निकलवा के सबमिट करवानी होती है। ये भी एक नेसेसरी चीज होती है। और जो आपका 12 नंबर पे आता है वो आता है आपका पासपोर्ट साइज फोटो, जो मैट पेपर पे होना चाहिए। मैम हमेशा बताते हैं, कई समझ में नहीं आते मैट पेपर पे कैसा होता है, वो भी जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वीजा के लिए स्पेशली मैट पेपर होता है, जिसका साइज होता है 3.5 इंटू 4.5, 80% फेस विद वाइट बैकग्राउंड ऑन मैट पेपर। अगर आपको यहाँ पे ये फोटो मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर यहाँ पे नहीं भी मिल पाती है ना, वहाँ पे भी वो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एम्बेसी के अंदर भी आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाती है, बट वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। और दूसरा उसके वहाँ पे ना अगर कुछ कम रह जाए, जैसे डॉक्यूमेंट का या आपका फोटो, पैनिक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप घबराने की जरूरत ही नहीं है, पैनिक नहीं होना है उसके अंदर, क्योंकि वो आपका फुली सपोर्ट करते हैं। आपकी डॉक्यूमेंटेशन में आपके जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है एम्बेसी आपको फुल सपोर्ट करती है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। आराम से बैठ के आराम से तसल्ली से देखिए कि क्या क्या है आपके पास, क्योंकि कई बार होता है कि आपके पास सब होता है, उसके बाद भी आप पैनिक हो जाते हैं कि पता नहीं कहाँ पे क्या पूछेंगे, क्या नहीं पूछेंगे, क्या हो जाएगा, या ये डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो क्या मेरा सबमिशन रुक जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो आपका फुली सपोर्ट करते हैं। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगी मैं सबमिशन के रिगार्डिंग, काफ़ी सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि क्या अंदर जाने के बाद हमसे क्वेश्चनिंग होती है कि किसके रिगार्डिंग जा रहे हो, या एक तरह से इंटरव्यू होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नॉर्मल वो आपसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूछते हैं कि आपका वर्क परमिट कहाँ पे है, आपकी जो कॉन्टैक्ट लेटर कहाँ पे है, या कुरियर फॉर्म, या कुछ भी जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं, सिर्फ उनसे रिलेटेड वो आपसे चीज़ें पूछते हैं। और उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उन डॉक्यूमेंट्स को कम से कम 1 घंटा पहले जाइए, उसमें देखिए कि क्या क्या है मेरे पास, क्या क्या नहीं है। और जो सबसे लास्ट आता है आपका, वो एम्बेसी फीस आता है। उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वो कन्वर्जेशन चलती है, या क्लाइंट्स पूछते हैं कि नॉर्मल सर्विस का क्या फंडा है, प्रीमियम सर्विस का क्या फंडा है। तो वो भी हम आपके साथ बताएंगे कि नॉर्मल सर्विस के क्या फ़ायदे होते हैं, प्रीमियम सर्विस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। नॉर्मल जो सर्विसेज होती हैं उसके अंदर वो आपको हेल्प करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एम्बेसी वाले हेल्प नहीं करेंगे अगर आप नॉर्मल सर्विस लोगे, वो हेल्प करते हैं, लेकिन वो बेसिक से हेल्प करते हैं। अगर कोई बच्चा नया है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो प्रीमियम सर्विसेज भी ले सकता है। उस केस में वो आपको एक जगह पे बिठाते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं 1 बाय 1 सारे, और खुद ही सारी चीज़ों की प्रोसेस करते हैं। उसमें आपको घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
प्रीमियम सर्विस में यूँ है, आपको अच्छे से वहाँ पे अंदर खाना पीना मिल जाता है। ये मैं ऐड ऑन करूँगी। देखिए, प्रीमियम सर्विस में आपको अंदर फैसिलिटीज मिलती है, चाय कॉफी सब कुछ प्रोवाइड की जाती है, तो घबराइए मत। प्रीमियम सर्विस में ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा कुछ ले लेती है। नॉर्मल 3-4 हज़ार रुपए का फ़र्क रहता है। उसमें आपको सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा देते हैं, लाइक आपकी डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर देते हैं, पास बैठकर आपका एक कोरियर फॉर्म कैसे फिल करते हैं, एक बंदा आपके लिए वो छोड़ देते हैं कि आपको पूरी असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती है। बिल्कुल, तो वो आपको कंप्लीट नॉलेज देते हैं कि कैसे क्या होता है इसके अंदर। वो अपने आपके खुद ही डॉक्यूमेंट ले लेके सबमिट कर देते हैं और दूसरा आराम से खा पी सकते हैं, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नॉर्मल सर्विस और प्रीमियम सर्विस में कोई बुराई नहीं है, ले सकते हो आप। और नॉर्मल सर्विस में भी नहीं है, अगर किसी को नॉलेज होती है कि मुझे सब कुछ पता है, क्या चीज़ कैसे है, क्या कहाँ पे भरवानी है, कैसे करना है, तो आप नॉर्मल सर्विस में ले सकते हो। कुछ होते हैं जो क्लाइंट्स घबरा जाते हैं, उनको पता नहीं होता है, तो वो सोचते हैं कि मैं प्रीमियम सर्विस ले लूँगा। वो इस डर से लेते हैं मैम कि वीज़ा जल्दी आएगा। हाँ जी, हाँ जी। वो उस चीज़ को रिलेट करते हैं कि आपका वीज़ा जल्दी आएगा। अगर आप नॉर्मल सर्विस लेते हो तो आप अंदर मतलब आपका वीज़ा टाइमिंग बढ़ जाएगा, प्रीमियम सर्विस लोगे तो जल्दी आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना फ़र्क है नॉर्मल और प्रीमियम में। नॉर्मल में आप यूँ लगा लो 5 बजे तक 4 बजे तक अंदर बैठे रहोगे, थोड़ा-सा आपके ऊपर ध्यान कम दिया जाएगा। आपको नॉर्मली वो ट्रीट करेंगे। प्रीमियम सर्विस में है वो आपको स्पेशली ट्रीट करेंगे, बस इतना फ़र्क होता है। बाकी वीज़ा फास्ट वो वैसा कुछ सिस्टम नहीं है। वो ये जस्ट एम्बेसी मिथ है कि भई जल्दी आ जाता है उससे। बिल्कुल, वो एम्बेसी जितना टाइम लेती है वो लेती है। बाकी आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोज़ आती रहती है नॉर्मल प्रीमियम को लेके, डराते रहते हैं, तो ऐसे रूमर्स के अंदर मत बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी हमारे ये सब तो मैंने बता दिया सबमिशन के बारे में, अनु ने और मैंने मिलके आपको, कि क्या-क्या होता है, कैसे होता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ये वीज़ा कंसल्टेंसी से संपर्क कर सकते हो, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करवाने में भी हेल्प करेंगे, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। और दूसरा मैं गुड न्यूज़ ये आपको देना चाहूँगी कि हमारे मुंबई के और दिल्ली के सबमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं, जो लगभग 14 बच्चों के थे, उनके हम आपको पिक्स भी दिखाएँगे साथ में, इस वीडियो के साथ ही लास्ट में देखने को मिलेगा। और दूसरा मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आज एक वीडियो डाली थी, उसके अंदर एक कमेंट था कि आपके प्राइस हाई रहते हैं तो उससे इंसान डीमोटिवेट होता है। उन्होंने स्पेशली किया था, तो मैं उनको ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। डीमोटिवेट किस वे में होते हो, एक प्राइस हाई देख के। आप फिर उस जो आपका चूज़ करने का क्राइटेरिया है, आपका अगर बजट नहीं है, तो मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर आपका बजट नहीं है तो आप लग्ज़मबर्ग, आप आयरलैंड, आप न्यूज़ीलैंड, इन कंट्रीज़ को छोड़ के, क्योंकि ये कॉस्टली होती है, ये आपका 10+ जाता ही जाता है। इन कंट्रीज़ को आप छोड़ के आपके जो बजट फ्रेंडली कंट्री है, जिसमें आप अपना बजट इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उस चीज़ में लगा के वहाँ से आप अच्छा अर्न करके उसके बाद आप उन कंट्रीज़ में मूव हो सकते हो जो आपकी ड्रीम कंट्री है। लेकिन आप सीधा सोचो कि मैं यहाँ से सीधा छलांग लगा दूँ तो और बजट भी कम हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती है। हम भी किसी सेकंड एम्प्लॉयर से लगा लो, डायरेक्ट होते हैं वहाँ पे, डायरेक्ट एम्प्लॉयर से लगा लो, कंपनीज से कनेक्शन होते हैं वैसे लगा लो, लेकिन कंपनीज के अपने चार्ज होते हैं जो वो हमें बियर करने पड़ते हैं, वो आपको भी करने पड़ते हैं। तो डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको, क्योंकि छोटी कंट्री को चूज कीजिए। सेनेगल में काफी सारी कंट्रीज है मैम जिसमें अपना बजट फ्रेंडली है, और क्रोएशिया स्पेशली बोलना चाहूँगी मैं। स्पेशली बिल्कुल सेनेगल का जो एक पार्ट है बन चुका है, और उसके बाद आप उस कंट्री का वीज़ा लेते हो तो आप इजीली कल को लग्जमबर्ग का है, आयरलैंड का है, पुर्तगाल का है, आप वहाँ पे मूव कर सकते हो। सीधी छलांग लगाने के बजाय आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे जाइए, वो आपको इजी भी रहेगा और आपके जो एक पॉकेट है, पॉकेट के अकॉर्डिंग आपका रहेगा। तो और दूसरा मैं क्रोएशिया के लिए भी बताना चाहूँगी, अगर आपको क्रोएशिया का भी बजट एक हाई लग रहा है तो हमने उसके लिए एक अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढा हुआ है। जैसे अभी वेयर हाउस की अपने पास वैकेंसीज आई थी मैम, उसके अंदर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर कोई इंटरव्यू बेस्ड कोई भी वैकेंसी आती है तो उसके अंदर बजट फ्रेंडली मोस्टली कोशिश करते हैं हम आपको प्रोवाइड करवाने की। आप इंटरव्यू क्रैक कर देते हो तो आप इजीली अपने जो एक बजट के अनुसार आप सेनेगल में ऐड हो सकते हो। तो कुछ कोशिश आप भी कीजिए, अपनी स्किल है अगर आपके पास
स्किल नहीं है तो आपके पास लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम आपका सिलेक्शन करवाने में हेल्प कर सकें। बट जहाँ पे भी CV बेस्ड लिखा होता है, इसका मीन्स वहाँ पे हमें एक सेटलमेंट करनी पड़ती है, हमें एक प्रॉपर आपका CV रेडी करना पड़ता है, आपका एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ता है। तो उस केस में आपका बजट हाई जाता ही जाता है। लेकिन आप कैपेबल हो, आपके अंदर स्किल है, और अगर आप वो इंटरव्यू दे सकते हो, तो वो आपके बजट के अकॉर्डिंग रहेगा। और हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम कुछ ना कुछ आपका हल निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि हल नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो एक क्वेश्चन और भी होता है मैम लोगों का कि आप सिर्फ और सिर्फ क्रोशिया के ऊपर क्यों फोकस रहते हो सबसे ज्यादा? बिल्कुल उसके बिल्कुल पीछे एक स्पेशल रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रोशिया अभी शेंगन में ऐड हो रखा है। दूसरा, बजट फ्रेंडली है। तीसरा ऑप्शन ये इस वजह से है क्योंकि इसकी वीजा सक्सेस रेशियो अभी तक टिल नाउ बहुत ही बहुत अच्छी अच्छी है। है। ये रीजन है जिसकी वजह से हम स्पेशली क्रोशिया के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ से अप्लाई करने के लिए नहीं आते हैं, उनको आगे जाना होता आगे है, मूव करना होता है, वीजा भी बिल्कुल। चाहिए होता है। तो ये चीजें कंप्लीट करने के लिए एक ऐसी प्रॉपर कंट्री होनी चाहिए जिसके वीजा चांसेस हाई। तो ये एक अच्छा जरिया है आपके पास कि आप क्रोशिया को बिल्कुल ऐसे ना समझे कि क्रोशिया छोटी कंट्री है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्रोशिया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती है आपको। जिस कंट्री को मैम शेंगन जोन में ऐड किया गया है, तो वो छोटी मोटी कंट्री नहीं होगी, आप खुद भी समझ सकते हो। और उस कंट्री का वीजा मतलब आपको 27 कंट्रीज की स्टैंप लग के मिला है, तो उसको प्लीज हल्के में मत लीजिए। आप सिर्फ लग्जमबर्ग की तरफ मत भागिए। और जो हाँ जिनका बजट है लग्जमबर्ग के लिए और जो आयरलैंड के लिए, जैसे अपने पास वैकेंसीज आई हुई है बिल्कुल। लग्जमबर्ग की, आयरलैंड की, जर्मनी की भी पुर्तगाल आई की भी है, आई हुई है। पुर्तगाल की भी आई हुई है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम नेक्स्ट वीडियो अलग से डालेंगे, डिटेल में डालेंगे कि क्या कुछ है उसके अंदर। वैसे बिल्कुल। वो डिमांड लेटर वगैरह अपलोड हो चुके हैं, आप देख सकते हो। पर जो जाना चाहता है और जिनका बजट अलाउ करता है इस चीज़ के लिए, तो वो बिल्कुल अप्लाई कीजिए लग्जमबर्ग के लिए, क्योंकि सैलरी पैकेज अच्छा है। बिल्कुल। बट जिनका बजट अलाउ नहीं करता है, तो वो क्रोशिया से अपनी एक क्रोशिया अपना चूज करके उसके बाद अपना एज अ बेस यूज कर सकते हैं वो मूव कर सकता है। इवन क्रोशिया के बारे में एक बात और ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि क्रोशिया की वो जब हल्के में लेते हैं तो वो ये नहीं जानते हैं कि अगर आपको यहाँ की PR मिल जाती है तो आप बिल्कुल। US से ऑन अराइवल जा सकते हो। तो इसका पासपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, इस कंट्री का पासपोर्ट। बिल्कुल मैम, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई सुने ध्यान से, बिल्कुल। इस चीज के ऊपर फोकस करे, तो शायद वो समझ जाएंगे कि क्रोशिया क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी हम वाइंड अप करेंगे, काफी लंबी चली गई वीडियोस एज बिल्कुल। यूजुअल हमारी। एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं कि एक वीडियो के अंदर आपको काफी सारी चीजें एक्सप्लेन करके दें आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे पाए। और बाकी हमसे कनेक्ट रहिए। और वही मैम जैसा हमेशा बोलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, व्यूज को भी थोड़ा सा बढ़ाइए। बिल्कुल। और हमारी जो भी सबमिशन वगैरह हुए हैं, या जो हमारी अभी पहले वीडियो डली है ऑनलाइन, उसमें अपने एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है, तो उसको ध्यान से सुनिए। और अभी वीडियो के एंड में आप वो भी देख पाएंगे जिनके अभी सबमिशन चल रहे हैं। और बिल्कुल मैं सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगी। वीजा के लिए हम भी वेट कर रहे हैं और आप भी वेट कर रहे हो, तो जो अभी नए सबमिशन हुए हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।